हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सूरज और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल SKS क्लासेस बांदीकुई में। तो आज की वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे शरीर से जुड़े हुए हमारे पाचन तंत्र के बारे में, जो कि एक हमारे शरीर का मोस्टली अंग है। ठीक है, पाचन तंत्र के बारे में। ठीक है, पाचन तंत्र में हमने 3 और वीडियोस अपलोड कर दी है। ठीक है, अगर आपने उनको मिस कर दिया तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो पार्ट नंबर 4 पढ़ने वाले हैं, लेसन नंबर 6, जिसका नाम है जैव प्रक्रम। क्लास 10th की साइंस पढ़ा रहे हैं हम। ठीक है, और SKS क्लासेस बांदीकुई में अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और ऑल नोटिफिकेशन बेल पर प्रेस करो, जिससे आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो हम पढ़ने वाले हैं लार के प्रमुख कार्य। लार के प्रमुख कार्य, हम लार तक पहुंच चुके हैं, मुख से होते हुए हम लार तक पहुंच चुके हैं, पाचन तंत्र में लार तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, और अब सुचारू रूप से क्लास को चालू करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टॉपिक है हमारा लार के प्रमुख कार्य। लार के प्रमुख कार्य और भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, पिछली वीडियो में अगर आपने वो नहीं देखी तो जाकर देख लीजिए। उसके बाद में हमारा आता है ये वाला टॉपिक, जिसमें आप देखिए पहले वाले टॉपिक को आप देखेंगे तो ही ये समझ में आएगा। ठीक है, पहले उस वाली वीडियो को जाकर देखिए अगर आप नए हो तो। ठीक है, देखिए HCl अम्ल भोजन को अम्लीय बना देता है। जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो भोजन में घुलता है या मिलता है आमाशय में। हमने पहले बता दिया कि आमाशय में HCl अम्ल स्रावित होता है। ठीक है, आमाशय J आकार का होता है, और जैसे ही आमाशय में भोजन पहुंचता है तो आमाशय है वो फैल जाता है। ठीक है, तो आमाशय में जैसे ही भोजन पहुंचेगा तो आमाशय में स्रावित होता है HCl अम्ल। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो क्या है, वो अम्ल है जो भोजन को अम्लीय बना देगा। ठीक है, अम्ल में भोजन जाएगा तो भोजन की प्रवृत्ति कैसे हो जाएगी, अम्लीय हो जाएगी। ठीक है, फिर श्लेष्मा आमाशय की भित्ति को ढक लेती है। फिर श्लेष्मा है, जो श्लेष्मा है, जो भोजन की श्लेष्मा होगी वो आमाशय की भित्ति को चारों तरफ से ढक लेगी। ठीक है, आमाशय में चारों तरफ फैल जाएगी, ढक लेगी, जिससे कि शरीर को हानि न पहुंचे, जिससे कि शरीर को या आमाशय को हानि नहीं पहुंचेगी। ठीक है, इसके बाद पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का खंडन करता है। इसमें क्या होता है, एक पेप्सिन एंजाइम और स्रावित होता है। जो पेप्सिन एंजाइम है, जो भोजन में प्रोटीन बनता है उसका खंडन करता है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम, जो HCl अम्ल एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है। जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो आमाशय में क्या करता है, एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है। किसके लिए करता है, वो देखिए, जो पेप्सिन एंजाइम के कार्यों में सहायता करता है। किसके लिए करता है, ताकि पेप्सिन एंजाइम है उसके कार्य में उसको सहायता मिल सके, इसलिए वो जो अम्लीय प्रवृत्ति को बनाता है। ठीक है, क्या HCl अम्ल है वो अम्लीय माध्यम इसलिए तैयार करता है ताकि पेप्सिन एंजाइम है उसके कार्य में सहायता हो सके, या पेप्सिन एंजाइम को उसके कार्य करने में मदद मिल सके। ठीक है, आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन क्षुद्रांत छोटी आंत में चला जाता है। इसके बाद क्या होता है, जो आंशिक रूप से आमाशय में थोड़ा बहुत एंजाइम मिल मिला के जो भोजन पच जाता है, वो पचने के बाद में पचा हुआ, आंशिक पचा हुआ मतलब थोड़ा सा उसका पाचन हो जाता है, उसके बाद में पचा हुआ भोजन है, थोड़ा सा भी पचा हुआ भोजन है, वो कहाँ पर चला जाता है, क्षुद्रांत। क्षुद्रांत होता है छोटी आंत। ठीक है, छोटी आंत में चला जाता है। तो छोटी आंत में जाने के बाद क्या होता है, छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। जो आहार नाल है, हम आहार नाल पढ़ रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ पर, फिर यहाँ पर जाकर हमारे छोटी आंत है। ठीक है, छोटी आंत है वो आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। अब कितना लंबा है देखिए, सबसे लंबा है, लगभग 6.5 सेंटीमीटर लंबा होता है। ठीक है, 6.5 सेंटीमीटर लंबा होता है छोटी आंत। ठीक है, छोटी आंत को यकृत व अग्नाशय से स्त्राव प्राप्त होता है। जो छोटी आंत है उसको कहाँ से स्त्राव प्राप्त होता है, यकृत और अग्नाशय से स्त्राव प्राप्त होता है। और ये छोटी आंत है वो कुंडलित रूप में होती है। ठीक है, छोटी आंत ऐसे 6.5 सेंटीमीटर लंबी है, मैंने बताया आपको। तो ठीक है, 6.5 सेंटीमीटर लंबी है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि 6.5 सेंटीमीटर लंबाई है उसकी, ऐसे नहीं, वो कुंडलित रूप में रहती है। ठीक है, ऐसे कुंडलित रूप में, ऐसे मतलब कि आपने चित्र में देखा होगा, ऐसे 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 रहती है। ठीक है, ऐसे रहती है, और लंबी का मतलब ऐसे ऐसे नहीं रहती, इस प्रकार रहती है। ठीक है, कुंडलित रूप में। ठीक है,
देखते हैं छोटी आंत को यकृत व अग्नाशय से स्त्राव प्राप्त होता है। छोटी आंत है वो स्त्राव कहाँ से प्राप्त करती है? यकृत और अग्नाशय से, ठीक है। छोटी आंत आहार नाल में पूर्ण पाचन की जगह होती है। जो छोटी आंत है उसमें आहार नाल में पूर्ण पाचन होता है। छोटी आंत में जो आहार नाल है, छोटी आंत है वो आहार नाल का भाग है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है? भोजन का पूर्ण पाचन होता है, ठीक है। और इसमें जो यकृत है और अग्नाशय है, दो रस स्त्रावित होते हैं। ये कौन कौन से रस स्त्रावित करते हैं उसके बारे में अगले पेज पर देखते हैं। स्टूडेंट्स, हमने पिछले पेज पर यकृत के पित्तरस के बारे में पढ़ा था, यकृत और अग्नाशय के बारे में पढ़ा था कि यकृत और अग्नाशय छोटी आंत में रस स्त्रावित करते हैं, ठीक है। तो ये रस क्या क्या काम आते हैं, स्त्रावित होते हैं? पित्तरस स्त्रावित करते हैं पित्ताशय में, ठीक है। तो ये रस है वो क्या क्या काम आते हैं? अग्नाशय और पित्ताशय ये दोनों ग्रंथियां होती है, रस स्त्रावित करती है, रस का स्त्रवण करती है। तो इनसे जो रस स्त्रावित होते हैं वो क्या क्या काम आते हैं, क्या क्या कार्य करते हैं, इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। तो ध्यान दीजिए ब्लैक बोर्ड पर। तो आपको मैं एक बात बताने जा रहा हूँ इससे पहले, आज हमारी SKS क्लासेस बांदीकुई का एक न्यू फैमिली मेंबर जुड़ चुका है। तो स्टूडेंट्स, आपने अभी तक देखा होगा कि मैं सिर्फ ब्लैक पेन का ही यूज करता हूँ, लेकिन आज आ चुका है एक न्यू रेड पेन, इसका भी अब यूज करेंगे हम, ठीक है। तो इसकी अनबॉक्सिंग करके बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। कैसा होता है चला के भी बता दूंगा। तो ये इसकी अनबॉक्सिंग हो चुकी है, ठीक है। ये हो चुकी है, ठीक है। ये हो जा रही, क्यों समय खराब कर रहा है हमारा स्टूडेंट्स का, ठीक है। तो चला के बता देते हैं, देखिए, ठीक है। तालियां बजाइए इस पेन के लिए, ठीक है। अब से ये भी काम में आएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे हाईलाइट करने के लिए इसको काम में लेंगे, ठीक है। इसको ब्लैक को ऐसे रख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, यकृत से पित्तरस का स्त्रवण होता है, ठीक है। यकृत से कौन से रस का स्त्रवण होता है? पित्तरस का, ठीक है। आपसे पूछ सकते हैं एक नंबर में कि यकृत से स्त्रावित होने वाले रस का नाम, ठीक है, या स्त्रावित होने वाले एंजाइम का नाम पूछ सकते हैं। तो पित्तरस, ठीक है, पित्तरस स्त्रवण होता है। जो पित्तरस है वो स्त्रावित होता है, ठीक है। स्त्रावित होकर वो जाता कहाँ है? ठीक है, वो स्त्रावित होकर पित्ताशय में एकत्रित होता रहता है। पित्तरस है वो स्त्रावित होकर कहाँ एकत्रित होता रहता है? पित्ताशय में, ठीक है। पित्तरस के दो कार्य होते हैं। जो पित्तरस है तो पित्ताशय में स्त्रावित होने के बाद में दो कार्य करता है, ठीक है। कौन कौन से कार्य करता है देखते हैं, ठीक है। यह आमाशय से निकले अम्लीय भोजन को, जो आमाशय है उससे निकले अम्लीय भोजन को क्षारीय बना देता है। जो पित्तरस है वो आमाशय में, आपको मैंने बताया था कि आमाशय में HCl अम्ल का स्त्रवण होता है जो कि भोजन को अम्लीय बना देता है, ठीक है। तो वो अम्लीय भोजन है उसको वो पित्तरस है वो कैसा बना देता है? क्षारीय बना देता है, ठीक है, ताकि अग्नाशय से आने वाले एंजाइम इस पर कार्य कर सके, ठीक है। तो अग्नाशय से आने वाले एंजाइम इस पर कार्य कर सके, इसलिए ये इसको क्षारीय बना देता है। अगर पित्तरस की कमी हो जाएगी या पित्तरस का स्त्रवण नहीं होगा तो क्या होगा, ठीक है, देखते हैं। अगर पित्तरस का स्त्रवण नहीं होगा तो भोजन है वो अम्लीय ही रहेगा, क्षारीय में बदल नहीं सकता। अम्लीय से क्षारीय में नहीं बदल सकता, वो अम्लीय ही रहेगा, ठीक है। तो अगर वो अम्लीय रहेगा तो उस पर अग्नाशय से आने वाले एंजाइम में वो कार्य नहीं कर पाएंगे, और अग्नाशय से आने वाले एंजाइम कार्य नहीं कर पाएंगे तो भोजन पच नहीं पाएगा। कई व्यक्तियों को देखा होगा आपने, उनको डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, गैस्ट्रिक वगैरह प्रॉब्लम होती है। उसमें क्या होता है? पित्तरस है उसका स्त्रवण कम हो जाता है, जिससे कि भोजन है वो अम्लीय ही बना रहता है, वो क्षारीय नहीं बन पाता, क्योंकि पित्तरस है वो अम्लीय भोजन को क्षारीय प्रवृत्ति में बदल देता है। और क्षारीय होने के बाद ही उसमें अग्नाशयी रस में आने वाले जो एंजाइम है, अग्नाशय में पाए जाने वाले एंजाइम है वो कार्य कर पाते हैं, ठीक है। पित्तरस का स्त्रवण कम होगा तो कम भोजन क्षारीय प्रवृत्ति में बदलेगा, और क्षारीय में कम बदलेगा तो उस पर एंजाइम भी धीरे धीरे काम करेंगे, ठीक है, ये होता है। और दूसरा काम देख लीजिए हमारे पित्तरस का। तो पित्तरस है वो भोजन में उपस्थित वसा को छोटी गोलियों में तोड़ देता है। जो पित्तरस है वो भोजन में उपस्थित जो भी वसा होगी उसको छोटी छोटी गोलियों में तोड़ देता है, ठीक है। छोटी छोटी गोलियों में तोड़ देगा तो उससे क्या होगा, ठीक है। तो देखिए क्या होगा उससे,
जिससे उस पर एंजाइम की कार्यशीलता बढ़ जाती है। जिससे क्या होगा कि जो एंजाइम है वो उस पर कार्य करेगा तो उसकी कार्यशीलता बढ़ जाती है। जैसे भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में होगा, भोजन छोटी छोटी गोलियों के रूप में होगी वसा, तो एंजाइम उसको जल्दी जल्दी उसको और आगे विखंडित कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार की क्रिया होती है। ठीक है, तो अगला देखते हैं, अग्नाशयी रस का स्त्रवण करता है। ठीक है, अग्नाशय और आमाशय दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, कई स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है कि वो अग्नाशय और आमाशय को एक ही समझ बैठते हैं, ऐसा नहीं है। अग्नाशय और आमाशय अलग अलग होते हैं। अभी मैंने पहले पढ़ाया था वो था आमाशय, आमाशय के बाद में आता है छोटी आंत, और छोटी आंत है उसमें स्त्रावित होते हैं 2 रस, उनका नाम एक तो पित्तरस और एक है अग्नाशयी रस। ठीक है, तो अग्नाशय में अग्नाशयी रस का स्त्रवण होता है, जैसे पित्ताशय में पित्ताशयी रस पित्तरस का। ठीक है, इस प्रकार आमाशय में अग्नाशय में अग्नाशयी रस का स्त्रवण होता है। ठीक है, या फिर अग्नाशय रस का स्त्रवण करता है। तो अग्नाशयी रस का स्त्रवण करता है, तो ये अग्नाशयी रस क्या काम आता है, ये क्या कार्य करता है, देखिए। प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम होता है। ठीक है, जो ये अग्नाशयी रस है उसमें प्रोटीन है उसका पाचन करने के लिए क्या होता है, इसमें ट्रिप्सिन एंजाइम होता है। प्रोटीन का पाचन करने के लिए जो अग्नाशयी रस है उसमें ट्रिप्सिन एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, तो देखिए अगर अग्नाशयी रस कम हो जाएगा स्त्रावित होना, तो ट्रिप्सिन एंजाइम भी कम स्त्रावित होगा। ठीक है, कम स्त्रावित होगा तो प्रोटीन का पाचन भी कम होगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, इलसीकृत वसा का पाचन करने के लिए लाइपेज एंजाइम होता है। जो इलसीकृत होता है, इलसीकृत, ठीक है, इलसीकृत जो वसा होती है, इलसीकृत मतलब जो थोड़ी बहुत अम्लीय वसा बची होती है। ठीक है, वो वसा है, उसका पाचन करने के लिए लाइपेज एंजाइम होता है। उसका पाचन करने के लिए एक एंजाइम स्त्रावित होता है अग्नाशयी रस में, उसका नाम क्या है, लाइपेज एंजाइम। क्या नाम है, लाइपेज एंजाइम। इन एंजाइम्स के बारे में 1-2 नंबर में पूछ सकते हैं। ठीक है, याद कर लेने इनको। ठीक है, जो लाइपेज एंजाइम होता है। ठीक है, और जो मंड के खंडन के लिए अग्नाशयी एमिलेज होता है। जो मंड या स्टार्च होती है उसका खंडन करने के लिए अग्नाशयिक एमिलेज एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम, अग्नाशयी एमिलेज एंजाइम। ठीक है, नोट्स बनाते रहना साथ में। और ठीक है, वीडियो जो क्लास है वो बहुत अच्छी चल रही है, लार के प्रमुख कार्य पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, अब 1-2 टॉपिक और है, उसके बाद में जो हमारा आहार नाल का है वो टॉपिक पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और यार अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार क्या कर रहे हो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, ऑल नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करो, जिससे कि आने वाली और नई क्लासें होंगी उनकी अपडेट्स आपको मिल जाएंगी। ठीक है, अब जैसे कि पार्ट 4 है, तो पार्ट 4 आपने पढ़ लिया, तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो पार्ट 5 का नोटिफिकेशन आपको कैसे मिलेगा, और आपका ज्ञान अधूरा रह जाएगा। और एक बात जरूर याद रखना, अधूरा ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है। ठीक है, आपने पहले भी सुना होगा और ये सत्य बात है, अधूरा ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है। ठीक है, किस प्रकार होता है, जैसे आपने अभिमन्यु की कहानी तो सुनी होगी। ठीक है, अभिमन्यु जैसे कि अर्जुन का इनका पुत्र था द्रौपदी वगैरह का, उसने क्या है पेट में चक्रव्यूह को तोड़ने की विद्या सीख ली, चक्रव्यूह में घुसने की विद्या तो सीख ली, लेकिन वो सो गई थी द्रौपदी, उस कारण से भीम उसको, वो अर्जुन है उसको बाहर निकलने की विद्या नहीं बता पाए। ठीक है, जिससे कि उसका ज्ञान अधूरा रह गया और अधूरे ज्ञान के कारण वो मारा गया। ठीक है, तो एक बात याद रखना, अधूरा ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है, इसलिए ज्ञान को पूरा करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और ऑल नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करो, और ऐसे ही आराम से मजेदार क्लास में पढ़ते जाओ बस। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आगे देखते हैं हम। ठीक है, तो आगे क्या है, हमारा टॉपिक है कि क्षुद्रांत की भित्ति में ग्रंथि होती है। ठीक है, जो क्षुद्रांत की भित्ति है उसमें ग्रंथि होती है जो आंत्र रस का स्त्रवण करती है। क्षुद्रांत की भित्ति है उसमें एक ग्रंथि पाई जाती है जो आंत्र रस का स्त्रवण करती है।
इसमें उपस्थित एंजाइम प्रोटीन को अमीनो अम्ल, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तथा वसा को वसाम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देते हैं। जो ग्रंथि होती है उसमें आंत्र रस स्त्रावित करती है वो, ठीक, वो ग्रंथि होती है जो शुद्धांत में आंत्र की, जो वो क्या करती है, वो आंत्र रस का स्त्रवण करती है। और इसमें उपस्थित एंजाइम है जो उसमें रस है, जो कौन सा रस है, आंत्र रस। इसमें उपस्थित एंजाइम प्रोटीन को तो अमीनो अम्ल, ठीक है, जो प्रोटीन है उसको तो क्या करता है, अमीनो अम्ल में, और जो कार्बोहाइड्रेट है उसको ग्लूकोज में, और जो वसा है उसको वसाम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। क्या कर देता है, आंत्र रस है वो प्रोटीन को तो अमीनो अम्ल में और कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में और वसा को वसाम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देती है, ठीक है। तो इसके बाद में है हमारा अगला टॉपिक, क्या होता है, इसके यहाँ तक भोजन है उसका पाचन पूरी तरीके से कर लिया जाता है, ठीक है। तो पाचन करने के बाद जो उसमें मेन पदार्थ होंगे, अर्थात जिसमें उसमें जो उपयोगी पदार्थ होंगे जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक है, जैसे प्रोटीन वगैरह, वो उनको अवशोषण करना है, ठीक है। उनको उस जो बनाया है पेस्ट, उस पेस्ट में से जो खराब पदार्थ हैं उनको तो गूदा के द्वारा बाहर निकाल देंगे, और जो उपयोगी पदार्थ हैं वसा, विटामिन व खनिज लवण आदि, उनको क्या करेंगे, एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे, ठीक है। तो एब्जॉर्ब मतलब अवशोषण, ठीक है। यहां से हमारा अवशोषण स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, शुद्धांत्र के अंतिम भाग पर अंगुली जैसे प्रवर्ध होते हैं। जो शुद्धांत होती है, ऐसे मैंने बताया था, इसकी जो अंतिम भाग है इस पर ही अंगुली जैसे प्रवर्ध हैं, ठीक है, इनके बारे में बोल रहे हैं। जो अंगुली जैसे प्रवर्ध होते हैं जिन्हें दीर्घरोम कहते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, दीर्घरोम। दीर्घरोम कहते हैं, ठीक है। ये अवशोषण का सतही क्षेत्र बढ़ा देते हैं। जो अवशोषण है उसका सतही क्षेत्र बढ़ा देते हैं, ठीक है। यहाँ से ये सतह है, यहाँ से ये क्षेत्र क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। अवशोषण का सतही क्षेत्र बढ़ा देते हैं ताकि जल्दी से पचे हुए भोजन का अवशोषण हो सके। सतही क्षेत्र बढ़ने से क्या होगा, उससे क्या होता है, सतही क्षेत्र क्यों बढ़ाता है, ये इसलिए बढ़ाता है ताकि जो भोजन पच चुका है उससे जो उपयोगी पदार्थ हैं उनका अवशोषण जल्दी से किया जा सके, ठीक है। इसलिए वो सतह से जो प्रवर्ध होते हैं वो अवशोषण का सतही क्षेत्र को बढ़ा देते हैं, जल्दी से पचे हुए भोजन का अवशोषण हो सके इसलिए, ठीक है। अगला है, दीर्घ रोम में रक्त वाहिनियां अत्यधिक होती है। जो दीर्घ रोम है इसमें अत्यधिक रक्त वाहिनियां यहाँ पर जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है। तो जुड़ी हुई होती है, उससे क्या होता है, जो भोजन है वो उपयोगी भाग को अवशोषित कर शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाता है। रक्त वाहिनियां है वो भोजन से उपयोगी भाग को एब्जॉर्ब करके अवशोषित करके शरीर के अंगों तक पहुंचा देती है, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है, जो बड़ी आंत में दीर्घ रोम की सतह से जल को, खनिज लवण, जल को अवशोषित कर लिया जाता है। जो बड़ी आंत है, बड़ी आंत है वो लास्ट का भाग बड़ी आंत है, ठीक है। उससे क्या होता है, उससे जो उपयोगी ये दीर्घ रोम है ये यहाँ से जल का भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जल को भी, अंदर जल की आवश्यकता होती है वो भी यहाँ से प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हमारा ये आहार नाल का टॉपिक है जो वो पूरा हो चुका है, ठीक है। इसके बाद में हमारा अगला टॉपिक है दंत क्षरण या दंत क्षय, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार क्या करें, जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और ऑल नोटिफिकेशन बेल पर प्रेस करो, जिससे कि आने वाली अगली क्लास की अपडेट्स आपको समय पर ही मिल जाएगी, ठीक है। क्लास डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जिससे आप उस क्लास को देख सकते हो, ठीक है। तो अगली क्लास में हम पढ़ाएंगे दंत क्षरण या दंत क्षय के बारे में, ठीक है। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, ठीक है। नमस्कार।